हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। आज हम उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच एसिड इज स्ट्रोंगेस्ट। तो ये 4 ऑप्शन है। अब मैंने ये बताया था कि CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का होता है। प्लस आई इफेक्ट है। और मैंने ये भी बताया था कि प्लस आई इफेक्ट बेस ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे CH3 एक ग्रुप है और ये HCOH है। HCOH CH3 से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट के कारण ये थोड़ा इस HCOH से फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा बेसिक होगा। सेकंड है कि CH3CH2COH, तो इसमें CH3CH2 थोड़ा और ज़्यादा बेसिक इफेक्ट डालेगा फॉर्मिक एसिड से। तो और CH3CH2CH2 इससे और ज़्यादा बेसिक है। मतलब कहने का यह मतलब है कि इन चार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड। उसके बाद में दूसरे नंबर पे होगा CH3COH, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। और बेस में सबसे ज़्यादा ये बेसिक होगा, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट। ये तो पता है ना कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सबसे वीक एसिड होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीक बेस होते हैं। तो पहले का ये आंसर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा, फॉर्मिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डिग्री कौन सा है, ये तो इसका सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा अपना फोर्थ। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है। ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैंने ये बताया है कि C6H5 बेंजाइल लेस एसिडिक होता है। आप जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था स्टार्टिंग में माइनस आई इफेक्ट वाले में, आप उनमें देखिए कि माइनस आई इफेक्ट के लास्ट में, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट, C6H5 होगा। तो C6 इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस आई इफेक्ट के लास्ट में है, मतलब माइनस आई मतलब एसिडिक। तो एसिडिक के लास्ट में मतलब वीक एसिड है। मतलब ये कुछ ना कुछ अपना एसिडिक इफेक्ट डालेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी C6H5 है, तो ये भी अपना एसिडिक इफेक्ट डालेगा। पर इन दोनों में C6H5 मतलब बेंजाइल ग्रुप नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एसिडिक नेचर के बाहर हैं, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है। तो इन दोनों में भी, थर्ड और फोर्थ में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा जो उसके पास और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आए। तो इसमें CH3 ग्रुप है, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डालता है। तो ये और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। इस मतलब थर्ड ऑप्शन का प्लस आई इफेक्ट फोर्थ ऑप्शन के प्लस आई इफेक्ट से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा। और मतलब अब ऑर्डर क्या रहेगा अपना, थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में बचा फर्स्ट और सेकंड में ये देखिए कि C6H5 लेस एसिडिक है, पर यहाँ पे 2 एसिडिक समूह ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये सब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो बेस का हम ऑर्डर लिख रहे हैं, तो उसके बाद में फर्स्ट आएगा, उसके बाद में सेकंड आएगा। तो ये अपना बेसिक ऑर्डर बन जाएगा। अपना फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बताना है। और ये अपने पास 4 ऑप्शन है। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको
कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। तो आप ये देखिए कि मैंने ये दोनों एल्कोहल H2 और एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल हैं, ये वीक एसिड है, इनके कॉन्जुगेट ये रहे। तो आप मैंने बताया कि कॉन्जुगेट इन दोनों एसिड के कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब ये दोनों कॉन्जुगेट इन दोनों से तो आगे आएंगे अपने बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में। तो अब इन दोनों में कौन सा फर्स्ट पे आएगा, सेकंड और फोर्थ में? वो होगा जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देगा। तो CH3 ग्रुप यहाँ पे भी है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा। तो अपना ऑर्डर क्या रहेगा, फोर्थ, उसके बाद में थर्ड। ये दोनों तो कॉन्जुगेट के कारण इन दोनों से ज्यादा आगे। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में कौन सा ज्यादा होगा? फर्स्ट और थर्ड में फिर से वही ज्यादा होगा जो अपना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रखता है, और फिर से मैंने देखा CH3 प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रख रहा है, तो ये थर्ड नंबर का उसके बाद में आएगा और उसके बाद में फर्स्ट नंबर का आएगा अपना। तो ये ऑर्डर रह जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर बतानी है आपको, और ये अपने पास 4 ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया कि NO3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, NR3 के बाद में NO3 ग्रुप का ही होता है। तो ये रहा अपने फोर्थ में, तो NO3 तो सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाएगा, सीधी बात है। और कहीं में भी NR3 अपने पास है नहीं, और तो NO3 फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। उसके बाद में एसिडिक नेचर कौन सा दिखाएगा? CH3COH, ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब बेसिक नेचर, तो ये तो सबसे लास्ट में आना है। बचे सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में मैंने बताया कि फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो यहाँ पे फ्लोरीन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरीन 2 क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं। फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो चाहे 2 भी हो फिर भी ये आगे रहेंगे एसिडिक नेचर में। तो दूसरे नंबर पे सेकंड होगा। उसके बाद में माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का होता है, तो ये थर्ड नंबर पे होगा। और सबसे कम CH2 ग्रुप होने के कारण, प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण, यहाँ पे सबसे कम एसिडिक नेचर फर्स्ट का होगा, और फर्स्ट का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो ये रहा गाइज अपना कल का इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपन ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मतलब एक बार जब परमानेंट इफेक्ट मतलब कार्बन के साथ आपने हमने देखा कि एग्जाम्पल के थ्रू कि वहां पे अपन ने हेलोजन ग्रुप जोड़ा कार्बन के साथ, तो वो हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो भी हेलोजन ग्रुप है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अपन ने ये देखा, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट था, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा कार्बन को, ठीक है। तो अपना ये एक परमानेंट बेसिस पे चलता है, परमानेंट इफेक्ट था। पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अनसैचुरेटेड कार्बन्स में होता है। अब मैं ये अनसैचुरेटेड कार्बन्स बताता हूँ क्या होता है। पहले होता है सैचुरेटेड कार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन वो होता है जिसकी चारों उसके पास 4 ग्रुप जुड़े हो। अब कार्बन का तो आपको पता है ना, वैलेंसी, लास्ट वैलेंसी, इसकी वैलेंसी ये कितने बॉन्ड बना सकता है,
ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, और ये 4 बॉन्ड बनाता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो जब ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो ये सेचुरेशन में हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इसको कहते हैं सेचुरेशन। और अनसेचुरेटेड वो होता है जब इनसे कम बॉन्ड बनाता है, इनसे कम ग्रुप इनसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रुप जुड़े हैं तो ये सेचुरेशन है, सेचुरेशन स्टेज में है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तब ये अनसेचुरेशन में रहेगा, और डबल बॉन्ड है तब भी ये अनसेचुरेशन में रहेगा। तो ये दोनों ग्रुप जब ये जहां पे आ जाते हैं तो इन दोनों ग्रुप को अनसेचुरेटेड कार्बन्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ये जब अपन कार्बन्स की चारों कार्बन्स अपने चारों ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो हम उस टाइम पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दिखाई देता है। अब होता क्या है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिससे ये अपना पाई बॉन्ड बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक मतलब पहले ये था, ये दोनों तरफ चल सकती है, इसलिए ये हम इससे ये भी बना सकते हैं, इससे ये भी बन जाता है, इसलिए हम इसको टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। और आई इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट था। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि ये अपन जो भी ग्रुप है ये वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। सिमिलर ग्रुप मतलब जो डबल बॉन्ड के इधर है वो ही डबल बॉन्ड के उधर है, उसको सिमिलर बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड के इस साइड जुड़ा है वो भी डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ा हो, सेम टू सेम, उसको सिमिलर ग्रुप बोलते हैं। तो ये मैं देख रहा हूं कि ये एकदम सिमिलर है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं मैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये सिमिलर ग्रुप है। तो इसमें सिमिलर ग्रुप में आप किस साइड भी इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हो। मैं चाहे ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। या फिर ऐसा हो डबल बॉन्ड सी, ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये बन जाएगा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। मतलब कहने का यह मतलब है जब हम सिमिलर ग्रुप जुड़े हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी कार्बन अपनी तरफ खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपन दोनों तरफ इसकी डायरेक्शन दिखा सकता है। बट जब यहाँ पे डिसिमिलर ग्रुप जुड़े हों, मतलब मैं ऐसे कह दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपना डिसिमिलर ग्रुप है क्योंकि ये अपना ग्रुप है, इसके इस साइड तो CH3 जुड़ा और इस साइड हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये डिसिमिलर ग्रुप है, तो इस डिसिमिलर ग्रुप में इसकी डायरेक्शन वही होगी जो प्लस आई इफेक्ट की होती है। अब प्लस आई इफेक्ट कहां से पता लगाएंगे हम, क्योंकि CH3 जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो सीधी बात है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा है, तो ये इधर वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो CH3 CH पॉजिटिव और CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, तो ये अपने पास ये रहेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें ये भी सेम डिसिमिलर ग्रुप है क्योंकि डबल बॉन्ड ये ग्रुप है अपना, इसके इधर CH3 और CH2 जुड़ा है तो डिसिमिलर हो गया। डिसिमिलर ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, CH2 CH3 का ज्यादा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये देगा
तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अपन ने ये देख लिया कि मेसोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा, कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप मतलब कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप, COO, मतलब इस कार्बोनिलिक ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसमें क्या डायरेक्शन रहेगी इसकी, इसमें सेम ही डायरेक्शन रहेगी, एक ही डायरेक्शन रहेगी, वो रहेगी ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने आगे की इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लस ई, दूसरा माइनस ई। तो प्लस ई किसको कहते हैं? प्लस ई उसको कहते हैं जब अटैकिंग ग्रुप जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और उसी कार्बन पे ऐड हो जाता है। मतलब एग्जांपल से देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, ये H+ है अटैकिंग ग्रुप। मैंने ये CH3 इधर देगा तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब H+ है, H+ क्या है? अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से तो जुड़ना है नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो अपन को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे CH3, ये अपने पास ये बन जाएगा। तो इसकी जब अटैकिंग ग्रुप उसी डायरेक्शन में जुड़े, उस कार्बन पे जुड़े जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा और यही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है? जस्ट इससे उल्टा होता है, मतलब अटैकिंग ग्रुप वहां जुड़ते हैं जहां पे प्लस ई इफेक्ट, जहां पे अटैकिंग ग्रुप वहां पे जुड़ेंगे जहां पे ये कम होंगे। मतलब अटैकिंग ग्रुप CH3 अपने ये कार्बोनिलिक ग्रुप में ले लेंगे, CN माइनस लेंगे, तो अटैकिंग ग्रुप अब ये इस साइड चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो CN यहाँ पे जुड़ जाएगा और ON O माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि इस टाइम पे जो अटैकिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले के अपोजिट पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसने खींचे हैं और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स इसने खींचे, इससे अपोजिट पे ये जुड़ रहा है। तो ये प्लस ई और माइनस ई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी ये बस नॉलेज के लिए। उसके बाद में ये अपना ये इफेक्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि 2 साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन, उन्होंने बताया कि जब एक अनसैचुरेटेड कार्बन पे, अनसैचुरेटेड मतलब मैंने पहले भी बताया है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन्स के बीच में होना, उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जब अनसैचुरेटेड कार्बन्स पे पास वाले कार्बन पे, जब अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़े कार्बन्स पर कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब मैं इसको बताता हूं एग्जांपल से कि ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके पास वाले कार्बन पे जो ये अपना ये ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन है, उसके पास वाले जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसके यदि ये इस साइड भी अपना अलग से चेन लेके चले तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा और ये गामा कार्बन। पहले वाला जो अपना ग्रुप है उसके पास वाला, जस्ट पास वाला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उसके बाद वाला बीटा कार्बन होगा, और उसके बाद वाला गामा कार्बन होगा। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस अल्फा कार्बन, ये डेफिनेशंस केवल अल्फा कार्बन के लिए। मतलब जब ये अपना एक ग्रुप है, ठीक है, इस पे अल्फा कार्बन
ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मतलब अब इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से टूट करके इधर आ जाते हैं। मतलब ये अब हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है, मतलब ये H+ यहाँ पे बन जाता है, ये दो हाइड्रोजन तो जुड़े ही हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है। अब ये मतलब पाई बॉन्ड बना देता है। अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। जब ये इस साइड आएगा तो ये इसका वैलेंसी सेल अलग हो जाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बनता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें ये देखते हैं कि H+ यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड बनाता है। अब मैं आपको बताऊं कि सिग्मा और क्या पाई क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब ऐसे समझिए कि सिग्मा बॉन्ड किस टाइप से बनते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं 3 टाइप से। पहला तो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल स्पेयर शेप का होता है। दूसरा एस आपस में हेड टू हेड मिलता है, मतलब एग्जाम्पल लेवे हम H2 का, H2 में दोनों H में ओनली S ऑर्बिटल होता है और S ऑर्बिटल में भी ये एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये दोनों आपस में मिल करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। दूसरा टाइप का है कि ये तो S और S आपस में ओवरलैप होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं। दूसरा S और P, S की तो शेप स्पेयर है और P की शेप डमलाकार है, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके ओवरलैप होकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा P और P हेड टू हेड मिलेंगे तो भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 3 टाइप के बता दिए मैंने कि ये 3 टाइप से हम सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। और एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? जब 2 P मतलब 2 डमलाकार इस तरीके से जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर और ओवरलैप होते हैं। ये हेड टू हेड थे, ये सिग्मा हेड टू हेड बनता है। ये हेड टू हेड नहीं है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के और इस प्रकार से ओवरलैप हुए हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है, मतलब एक तो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, दूसरा ये बॉन्ड होता है उसको हम पाई बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है वो पाई और पहला पाई है, और ये तीसरा वाला बॉन्ड है ये दूसरा पाई है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो मैं ऐसे बता रहा था कि यहाँ पे H+ यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्ड बनता है, और यहाँ से ऊपर वाले से यहाँ से डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बन जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सिग्मा टूटता है, दूसरा पाई बनता है, फिर एक पाई टूटता है और एक सिग्मा बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि इस वजह से इसको सिग्मा पाई कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिलोकेशन होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स का। तो मैंने ये बता दिया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कहाँ पे है और किस तरीके से होता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये तो अपना हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने का तरीका। अब ये है कि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में सब जो भी अपना ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल ग्रुप होता है। बट यहाँ पे इसका उल्टा होगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मिथाइल सबसे पहले हो जाएगा। क्यों? ये क्यों होगा इसका मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये अपने पास CH अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए,
उसके पास जुड़ा हुआ ये ग्रुप है अपने पास। दूसरा है CH3CHH, फिर से ये अपने पास अनसैचुरेटेड कार्बन और उससे जुड़ा ये ग्रुप है। तीसरा है CH3CH, ये डबल बॉन्ड और ये अपना अनसैचुरेटेड कार्बन और उसके पास जुड़े ये ग्रुप है। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, मैं बता रहा हूं कि जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा। मतलब अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट अपना। अब दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब क्या हुआ भाई, ये डिग्री कौन सा है? ये आप ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया था कि ये जब भी कार्बन पे 2 अलग हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप जुड़े हों तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। 3 अलग जुड़े हों, तीनों के तीनों अलग हों तो 3 डिग्री बोलते हैं। और एक भी नहीं जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? इसका ऑर्डर ये रहेगा कि मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, उसके बाद में 1 डिग्री का, और उसके बाद में 2 डिग्री का, और उसके बाद में 3 डिग्री का रहेगा। तो मैं 2 पॉइंट बोले हैं, दोनों पॉइंटों को ध्यान से समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जहां पे ज्यादा होगा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे और उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तीसरा कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल होता है, पर यहाँ पे उससे जस्ट उल्टा होगा और मिथाइल पहले आ जाएगा, 1 to 3 डिग्री होगा। तो मिथाइल 1 to 3 डिग्री यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में अपना ऑर्डर रहेगा। तो अपने पास यह हो जाता है। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन अब दिखाते कैसे? हम एक टोलुइन एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल है टोलुइन की स्ट्रक्चर क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। CH3 ये स्ट्रक्चर होती है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं। ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो टोलुइन की ये स्ट्रक्चर है, और जब अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, उसके पास वाले ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, उसके पास वाला अल्फा कार्बन ये, और उसके ऊपर जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो अपना ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगता कहाँ पे? नियरेस्ट अल्फा कार्बन पे और अल्फा हाइड्रोजन पे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन टूट के डबल बॉन्ड बनाता है। तो जो अपनी स्ट्रक्चर अगली बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये H+ यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाते हैं, फिर ये स्टेबल बन जाती है। तो मतलब ये संरचना अपन को मिल जाती है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर मिल जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। मतलब अब अपने पास ये रह जाएगी, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पहले से ही पाई बॉन्ड था, यहाँ पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन अपन ने पहले ही अलग से हो रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाता है, फिर ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे चला जाता है।
तो अपना स्ट्रक्चर क्या बन जाता है अब, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल बॉन्ड ये पहले से यहाँ पे था और ये H प्लस पहले से ही अलग हुआ था और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, मतलब ये स्ट्रक्चर मिल जाती है अपन को। मतलब कहने का मैं ये दिखा रहा हूँ कि यह एक रेजोनेंस की तरह है। अपन जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक रेजोनेंस ही होगा, मैं उसमें बता दूंगा कि रेजोनेंस में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि रेजोनेंस की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे CH में कोई बॉन्ड नहीं है, ये आपस में H प्लस पहले से ही अलग हो रखा है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि प्रोपीन ENE मतलब डबल बॉन्ड आना है, और YNE होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और ANE होता है तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं प्रोपीन और एथीन की। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और एथीन की क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि प्रोपीन एथीन से ज्यादा स्टेबल है। क्यों, अभी अभी आपको बताया कि जो अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसके पास जुड़े अल्फा कार्बन्स पे अल्फा हाइड्रोजन्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही स्टेबिलिटी दिखाएगा, उसमें उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसके कारण ही ये उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो, और यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये स्टेबल होगा। तो ये एग्जाम्पल रहेगा। अपना एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अपना ये ग्रुप है अनसैचुरेटेड ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो जाता है, इस बार ये हो जाता है। थर्ड है CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है मेरे को। तो मैं ये बताऊंगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ी देर पहले ही बताया, वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किस में होगा, उसमें होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अब आप यहाँ पे आराम से काउंट कर सकते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, और सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चंस पे स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखे, आप सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचोगे, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। ठीक, अब हाइपर कॉन्जुगेशन से होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या फर्क पड़ते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क बेसिकली होता क्या है कि C और C दो कार्बन्स के बीच में जो लेंथ होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये प्रैक्टिकली प्रूव है कि 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। पर जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है तो C और C के बीच में ये लेंथ कम होकर के 1.56 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये कम क्यों हुई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड लेंथ ज्यादा का यहाँ लेंथ कम क्यों हुई, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड के भी कुछ कैरेक्टर आए हैं, और पाई बॉन्ड्स के कैरेक्टर क्यों आएंगे, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण मैंने आपको बताया कि एक सिग्मा टूट करके दूसरा पाई बनेगा और दूसरा पाई बन के तीसरा सिग्मा बन जाता है। तो ये एक इससे पता चलता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और वो बॉन्ड लेंथ
46 एंगस्ट्रॉम रह जाती है। दूसरा रहेगा अपना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डाइपोल मोमेंट बता देता हूं कि डाइपोल मोमेंट हाइपोकंजुगेशन के साथ ही बढ़ेगा और घटेगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। और मतलब अपन मैं एग्जांपल के साथ देख के कहूँ कि H डबल बॉन्ड O, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा HCHO, क्योंकि ये अपने पास अनसैचुरेटेड ग्रुप है और उसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ज्यादा हाइपर कंजुगेशन सेकेंड स्ट्रक्चर का है, तो डाइपोल मोमेंट भी सेकेंड स्ट्रक्चर का होगा। ये प्रैक्टिकल प्रूव है। तो ये अपना हाइपर कंजुगेशन है। पूरा मैंने एग्जांपल्स लेके समझाया अच्छी तरीके से। तो गाइज अच्छे से तैयारी बनाए रखें और अच्छे से हमारे साथ भी बने रहें। हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे रेजोनेंस, और कुछ हम पिछले वाले चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे, ताकि आप पिछले वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके साथ जुड़े रहें, उनसे आप कनेक्ट हुए रहें केमिस्ट्री से। ओके, थैंक यू गाइज।